सो भाई हमारा ये चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हमें सबसे पहली बात पढ़नी है डीएनए के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात हमें पढ़नी है डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में हमें पढ़ना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। फिर हमें दूसरी बात पढ़नी है कि कैसे उसकी पैकेजिंग होती है। भाई डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और एक बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट होता है, तो हमें उसकी पैकेजिंग पढ़नी है कि कैसे पैकेजिंग होती है। फिर थर्ड हमें करना है डीएनए वर्सेस आरएनए, कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। फिर हमें फोर्थ हमें बात करेंगे कि रेप्लिकेशन क्या होती है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक सी बात मैं आपको बता दूं कि डीएनए और आरएनए जो है दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बोथ आर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो आपके पेरेंट्स से आप में पास होता है, ठीक है, विच कंट्रोल जीन्स। तो डीएनए जो है, डीएनए क्या करता है, डीएनए से बनता है आरएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन या फिर एंजाइम। यही हमारे ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल और एक्सप्रेस आवर ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए जो है ना एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है, ये बात भी ध्यान रखना। आरएनए एक मैसेंजर की तरह एक्ट करता है और आरएनए कुछ ही चीज़ों में जो है जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे कि आरएनए किस किस में जेनेटिक मटेरियल होता है, एचआईवी वायरस में और आपका तंबाकू मोसैक वायरस में और आपका क्यूबी बैक्टीरियोफोज में। इन तीनों के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। मेजॉरिटी के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और माइनॉरिटी मतलब कुछ लोगों के, कुछ जो है वायरस के अंदर आरएनए, सॉरी लोगों के नहीं, कुछ वायरस के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डीएनए की। ठीक है, डीएनए के बारे में हम बात कर लेते हैं, डीएनए के बारे में। तो डीएनए के बारे में हम सबसे पहली बात क्या करेंगे, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई थी, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, डिस्कवरी ऑफ डीएनए, सॉरी अगर ये दिख नहीं रहा था तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी किसने करी थी, डीएनए की डिस्कवरी करने के करी थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, ईयर ध्यान रखना, 1869 में डिस्कवरी करी थी। और जब इसने डिस्कवरी करी ना फ्रेडरिक मिक्सचर ने डीएनए की, पता तो चल गया था इसे कि मतलब इसने जो है डीएनए, पर इसने डीएनए का नाम दिया न्यूक्लिन, न्यूक्लिन। ठीक है, और फिर इसका डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आपने देखा होगा ना, डीएनए जहाँ भी आपने देखा होगा डीएनए कुछ इस तरह का इस तरह का मॉलिक्यूल आपको दिखाई देता होगा, इस तरह का, इस तरह का मॉलिक्यूल आपको दिखता होगा डीएनए। इसको बोलते हैं एक लूप, ये एक लूप ऑफ डीएनए, वन लूप ऑफ डीएनए। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक गेव डीएनए डबल हेलिक्स, बोलते हैं इसको डबल हेलिक्स मॉडल, गेव डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, आपको पॉइंट वाइज ये चीज़ें याद रखनी कि आपको फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में न्यूक्लिन डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉटसन एंड क्रिक ने दिया। वॉटसन एंड क्रिक ने हेल्प ली थी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन
और एरविन चार्जॉफ, इन तीनों की हेल्प ली थी इस स्ट्रक्चर को देने में वॉटसन एंड क्रिक ने। समझा? इन तीनों की हेल्प ली थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन और चार्जॉफ की हेल्प ली थी इस स्ट्रक्चर को देने में। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने क्या हेल्प करी थी? इन्होंने एक एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा निकाला था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा मैं आपको साफ नोट्स भी अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि ये तो मैं आपको एक बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ, ठीक है। और एरविन चार्जॉफ ने चार्ज ऑफ रूल से, चार्ज ऑफ रूल भी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है चार्ज ऑफ रूल, इसके बाद पढ़ेंगे कि चार्ज ऑफ रूल क्या होता है। चार्ज ऑफ रूल निकाल के इसने, इन तीनों ने वॉटसन एंड क्रिक की हेल्प करी थी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने में। तो ये जो इन्होंने मॉडल दिया था, ये कम से कम भी इन्होंने जो है इसके 100 साल बाद दिया था, 1953 में, 1953 में दिया था, ठीक है। तो आपको पॉइंट जो मैंने बताया वो आपको क्या क्या ध्यान रखने, जो आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मैं आपको एक बार सारा रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या बात करी। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। हमने सबसे पहले बात करी कि डीएनए से बनता है, डीएनए और आरएनए एक दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है। पहले तो ये बात लिख देते हैं कि डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, और डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और आरएनए जो है मैसेंजर का एक्ट की तरह एक्ट करता है, और कुछ ही वायरस में होता है जैसे कि HIV, तंबाकू मोसैक वायरस, और क्यूबी बैक्टीरियोफोर के अंदर, ठीक है। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? फ्रेडरिक मिक्सचर ने, डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। साइंटिस्ट का नाम ध्यान जरूर रखना, 1869 में, ठीक है। और मॉडल आया था इसका 100 साल बाद 1953 में, मॉडल ऑफ डबल हेलिक्स बाय वॉटसन एंड क्रिक, और हेल्प करी थी इनकी विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने और चार्जॉफ ने। तो ये बातें हमें याद रखनी, बस 2-3 बातें हैं, ये पॉइंट्स टू बी रिमेंबर आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो रियल में डीएनए होता है वो कैसा होता है। तो ह्यूमन का जो डीएनए होता है, सॉरी ये यहाँ पर इसको मैं साइड कर देता हूँ, थोड़ा वीडियो में आ रहा था। तो डीएनए जो होता है, ह्यूमन का डीएनए की हम बात कर रहे थे, जब भी हम ह्यूमन डीएनए की बात करेंगे तो उसकी जो लेंथ होती है, ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है वो देखो आप 2.2 मीटर है, 2.2 मीटर। और जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज मैं आपको बता दूं, ये होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। तो अब इस मॉलिक्यूल को इसमें फिट करना, भाई एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर आप करोगे तो ही ये फिट हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका डीएनए का जो मोनोमर होता है, मतलब आपको पता है डीएनए एक पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर होता है, मोनोमर ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, मैं आपको बता दूं, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, इन सब न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही एक डीएनए बनता है। और अब हम देख लेते हैं कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड कैसा बनता है। तो हम इसमें बात करेंगे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है और कैसा बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगा एक 5 कार्बन वाली शुगर, मतलब 5 कार्बन जिसके अंदर होंगे वो वाली शुगर, पेंटोस शुगर भी हम इसको बोलते हैं, पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर के साथ हमें क्या ऐड करना है? नाइट्रोजिनस
जीनस बेस हमें ऐड करना है। ठीक है, ये नाइट्रोजीनस बेस पेंटोस शुगर से हमने जोड़ दिया। ठीक है, और इसके दूसरी तरफ हमें जोड़ना है फॉस्फेट। अब ये एक रफ डायग्राम में बना रहा न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो रफ डायग्राम है मैं आपको इसलिए बना रहा क्योंकि ताकि आपको इजी रहे। जो नाइट्रोजीनस बेस और शुगर होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये बहुत आपने पढ़ा भी होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ होता है, क्यों होता है। तो मैंने आपको एक बेसिक बात बता दी कि नाइट्रोजीनस बेस शुगर और नाइट्रोजीनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और इनके बीच में फॉस्फेट और शुगर के बीच में होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अभी ये एक बॉन्ड है इसलिए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, ये बाद में फॉस्फो डाई एस्टर बन जाएगा जब दो बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, जब दो बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का कि न्यूक्लियोटाइड असल में कैसा दिखता है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा एक उस फॉर्म में देख लेते हैं कि जिस फॉर्म में रियल में होता है। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, 5 कार्बन की शुगर। सबसे पहले 1 2 3 4 5, 5वां जो कार्बन है हमें ऐसे लगाना, 5वां, ये थोड़ा ध्यान रखना, 5वां कार्बन थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये 5वां कार्बन मैंने लगा दिया। अब एक नंबरिंग कर लेता हूँ, 2 3 4 और 5, 5वां कार्बन। ठीक है, इस 5वें कार्बन से मैंने आपको बताया फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है, फॉस्फेट। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कार्बन होता है इससे जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजीनस बेस, एन भी लिख रहा हूँ, नाइट्रोजीनस बेस। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजीनस बेस होता है ये आगे दूसरे नाइट्रोजीनस बेस से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि डीएनए का मॉलिक्यूल अगर ऐसे है मतलब सिर इधर पैर इधर, और तो दूसरा मॉलिक्यूल उसका अपोजिट होगा, मतलब पैर इधर और सिर इधर। तो इसको हम बोलते हैं, जिस पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है उसको हम बोलते हैं 5' एंड, जिस पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। आप देख रहे हैं ना इस मॉलिक्यूल का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो ये इसका 5' एंड। और जिस तरफ OH ग्रुप फ्री होता है उसको बोलते हैं 3' एंड। तो आप इसको कह सकते हैं 3' एंड, और ये इसका 5' एंड, और ये इसका 3' एंड। तो इस तरीके से एक इसकी एंटी पैरेलल चेन जुड़ी हुई होती है। इससे आप नाइट्रोजीनस बेस से दूसरा नाइट्रोजीनस बेस जोड़ के आप नेक्स्ट डीएनए का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ये जो मैंने ये दोनों जोड़े ना, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, तीनों बॉन्ड के बारे में आपको पता लग गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये जो है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया था फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो जो ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब इससे आपको दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए आप इस फॉस्फेट, इस वाले जो थर्ड कार्बन आपको दिख रहा, मैं देख लो कहाँ से लाइन खींच रहा, थर्ड कार्बन से जो है इससे हमारे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। इस थर्ड कार्बन से नेक्स्ट फॉस्फेट जुड़ा होगा, और ये फॉस्फेट तो आपको पता ही है, ऊपर देखो कहीं से जुड़ रहा, कार्बन नंबर 5 से, तो ये भी कार्बन नंबर 5 से, और सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल एक और बना दूँ। ठीक है ना, 2 3 4 5, ये इधर नाइट्रोजनस बेस, ये इस साइड। इस तरीके से ये आप इससे कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट फॉस्फेट, और ये फिर दोबारा कार्बन नंबर 5 से, फिर दोबारा एक पेंटोस शुगर, ये थोड़ा रफ बना दिया। तो मतलब आप समझ गए ना कि थर्ड कार्बन से, मैं आपको एक छोटी समरी बता देता हूँ कि थर्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है
नाइट्रोजीनस बेस और फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैंने आपको बता दिया। तो ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये फॉस्फेट इस साइड से भी जुड़ा हुआ है और इस साइड से भी आप देख रहे हैं इस साइड से भी जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मिला के बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ध्यान से देखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना कहाँ पे है? कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। एक पहली चेन का मतलब पहले मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 3 और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बन नंबर 5, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो हमने अभी बनाना सीखा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो हमने अभी बनाना सीखा, ये कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है, कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड का। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करने के लिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आखिरकार बनता कैसे है, एक रफली डायग्राम से। ये पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की पेंटोज शुगर, इसके यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेस फर्स्ट कार्बन से और इधर 5th कार्बन से फॉस्फेट। ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 से फॉस्फेट। तो ये जो फॉस्फेट है इसके 3rd कार्बन से दोबारा फॉस्फेट जुड़ता है और दोबारा 5th कार्बन से, शुगर के 5th कार्बन से ये जो बना हमारा, ये क्या कहलाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आखिरकार बना गया। तो ये चला नहीं, तो ये है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो मैंने ब्लू से थोड़ा डार्क कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमने अभी बनाया न्यूक्लियोटाइड, इस पूरे मॉलिक्यूल को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जो मैंने बनाया इसमें जो बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब अगर मुझे न्यूक्लियोसाइड बनाना हो तो न्यूक्लियोसाइड 2 टर्म है, एक तो न्यूक्लियोटाइड, दूसरी है न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोसाइड कैसे बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? मतलब मैं आपको ही बता देता हूँ। न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट तोड़ देता हूँ तो ये जो बचेगा इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हमने इसमें से फॉस्फेट साइड कर दिया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। लेकिन अब ये मैंने फॉस्फेट हटा दिया तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना बैकबोन है, इसकी बैकबोन तोड़ के मैंने न्यूक्लियोसाइड बनाया। न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन, एक हिंदी की एक बात याद रखना, एक लाइन है, न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन अगर तोड़ दूं तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनेगा। 5' एंड बता दिया क्या होता है, 3' एंड बता दिया क्या होता है, एक लूप बता दिया क्या होता है। इसको बताया था ना आपको अभी, इसको बोलते हैं एक लूप ऑफ डीएनए। किसको बोलते हैं? एक लूप ऑफ डीएनए इसको बोलते हैं। अब
इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक लूप ऑफ डीएनए मतलब एक टर्न, आप इसको एक टर्न भी बोल सकते हो कि एक टर्न ऑफ डीएनए, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड अटैच है। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड अटैच है, इसके अंदर लेकिन कितने नाइट्रोजीनस बेस हैं? ये नाइट्रोजीनस बेस, ये जो नाइट्रोजीनस बेस है इस लूप ऑफ डीएनए में कितने हैं, कितने प्रेजेंट हैं? तो मैं बता देता हूँ आपको, एक लूप ऑफ डीएनए के अंदर 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, मतलब 20 नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लूप ऑफ डीएनए क्या होता है, क्या इसका साइज होता है, क्या वो नहीं, क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बनाया एक डीएनए का मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें हमने ये जोड़ दिए नाइट्रोजीनस बेस। अब अगर आपको ये नहीं पता कि नाइट्रोजीनस बेस क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ नाइट्रोजीनस बेस होता क्या है, नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होते हैं। तो नाइट्रोजीनस बेस दोस्तों दो तरह के होते हैं। एक तो आपका प्यूरीन बोलते हैं जिसको प्यूरीन, दूसरा होता है आपका पिरिमिडीन, ठीक है। अब इनके भी आगे दो पार्ट होते हैं, दो तरह के प्यूरीन होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन भी आगे दो तरह के होते हैं। डीएनए के अंदर, डीएनए के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखना, डीएनए के अंदर बता रहा हूँ मैं। थाइमिन होते दोनों जेनेटिक मटेरियल है, पर हम पहले बात कर रहे हैं डीएनए के बारे में, ठीक है। तो और दूसरा होता है साइटोसिन, ये नाम ध्यान रखना, ATGC। ये दोनों जुड़े हुए होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब मैं लिख देता हूँ, दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं ये ग्वानिन जो है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। ग्वानिन और साइटोसिन, ये नाइट्रोजीनस बेस के बारे में हमने बात कर ली। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो है, इसको मैंने आपको बता ही दिया था, ये एक वन लूप या फिर और वन टर्न ऑफ डीएनए है, जिसके अंदर 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजन बेस होते हैं, मतलब 20 नाइट्रोजीनस बेस इसके अंदर होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो मैंने इसमें से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं, जैसे कि ये वाला हमने इतना पार्ट बनाया। देखो ये दो नाइट्रोजन बेस के बीच में कितनी लेंथ है। अब अगर पूरे डीएनए की लेंथ मैं आपको बताऊं, तो आपको पूरे डीएनए की लेंथ मैंने आपको बताई थी 2.2, ठीक है ना, ह्यूमन डीएनए की। लेकिन इसको बोलते हैं पिच, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए कितनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना, 0.34 नैनोमीटर में। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, ये होगा ना, हाँ ये होगा, ठीक है। ये इसकी पिच हो गई, ये आपका लूप हो गया, ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गए, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, सॉरी वो मैं दिमाग से निकल गई, वो बता देता हूँ मैं कि न्यूक्लियोटाइड, अगर आपने न्यूक्लियोटाइड बनाना मेरे साथ सीख लिया क्या होता है, फिर आपने न्यूक्लियोसाइड सीख लिया कि क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड मतलब बैकबोन इसकी तोड़ दी, फॉस्फेट से अलग कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मान लो अगर ये क्या बोल रहे हैं, एक नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास, नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास एडिनिन। अगर मैं एडिनिन का
न्यूक्लियोटाइड कहूँ तो एडिनिन का न्यूक्लियोटाइड होगा एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। और अगर मैं कहूँ न्यूक्लियोसाइड होगा तो साइड में बनाने के लिए एडिनोसिन, सीन लग जाएगा, ठीक है, ये सीन लग जाएगा। मैं इसको थोड़ा ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए सीन लग जाता है। इसी तरीके से साइटिडीन, ठीक है, इसी तरीके से जो भी है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये जो हमने बनाया न्यूक्लियोटाइड, ये जो बॉक्स के अंदर है न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड तो यही हो गया, फिर दूसरा भी है, फिर पूरा इसके आगे भी और भी हो गए, कंटिन्यू न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं डीएनए इज अ हेट्रोपोलीमर, मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर से जुड़ा हुआ हो, बना हुआ हो। डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोमर आर अटैच्ड इन DNA, so that's why it is called DNA is a heteropolymer। तो मैं आपको एक बार सारा जो हूँ रिवाइज करवा देता हूँ, जो भी हमने अब तक पढ़ा 1-2 मिनट में, ठीक है। तो हमने सबसे पहली बात हम आपको पता ही है DNA के बारे में कर रहे हैं। तो DNA के बारे में सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि DNA से वही एंड RNA पॉइंट में याद रखना जेनेटिक मटेरियल है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें पॉइंट टू बी रिमेंबर याद रखना। फिर DNA से बनता है RNA से बनता है प्रोटीन। ये बात तो बहुत ही ध्यान में रखनी है कि किससे क्या बनता है, एंजाइम। ये हमारे कंट्रोल करते हैं ट्रेड्स को, कंट्रोल ट्रेड्स, ठीक है। और थर्ड हमें बात याद रखनी है कि इसकी डिस्कवरी करी थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में। इसका मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। हेल्प ली थी विल्किन एंड फ्रैंकलिन की और एरविन चार्जॉफ की हेल्प ली थी मॉडल देने में, ठीक है। और उसके बाद हमने बात करी कि ह्यूमन डीएनए कितना होता है। ह्यूमन डीएनए 2.2 मीटर, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻6 मीटर। और फिर हमने बताया कि डीएनए का जो मोनोमर है, मोनोमर ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, जो कि 5 कार्बन की शुगर से बना हुआ है। 1 2 3 4 5 कार्बन की शुगर से 5th कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, 1st कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है। नाइट्रोजनस बेस आगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एंटी पैरेलल चेन बनाने के लिए ये इसकी एंटी पैरेलल चेन है। ये जो मैं ये इसकी एंटी पैरेलल चेन है, ये इसकी एंटी पैरेलल चेन है, जो मैंने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जो दोबारा ये नाइट्रोजन बॉन्ड बेस जोड़े, जिससे नाइट्रोजनस बेस जोड़े 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ से 3rd कार्बन से नेक्स्ट फॉस्फेट अटैच है, और ये 5th कार्बन से अगली चेन में, और इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हमने बात करी, ठीक है। और फिर हमने बात करी कि न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं।
ये तो हमने सीख लिया न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं। फिर दूसरी हमने करी न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड अगर मैं इसमें से फॉस्फेट हटा दूँ, फॉस्फेट हटा दूँ तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अगर एडिनिन है, एक नाइट्रोजनस बेस, अगर एडिनिन है, नाइट्रोजन बेस अगर एडिनिन है तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात करी। 5 डैश एंड बता दिया मैंने आपको किसे बोलते हैं। 5 डैश एंड बोलते हैं अगर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, फॉस्फेट एंड फ्री है, मतलब पूरा लिखना चाहिए, मैं पूरा नहीं लिख रहा तो। और अगर 3 डैश एंड बोलते हैं अगर OH ग्रुप फ्री है, अगर OH रिएक्टिव ग्रुप फ्री है। ये मॉडल बना लिया, इसको बोलते हैं एक लूप ऑफ DNA और 1 टर्न। इनके बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं 0.34 की पिच, ये नैनोमीटर में होती है और इसके अंदर 20 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, तो बस ये बातें आपको ध्यान में रखनी। थैंक यू।